नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे, जहां आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं एक बहुत ही बेहतरीन बुक की समरी। आज जिस बुक के बारे में हम बात करेंगे उस बुक का नाम है द अपस्टार्ट्स। इसके बारे में आज हम बहुत सी बेहतरीन बातें जानेंगे ताकि आपको ये भी पता चले कि इसे आपको पढ़नी चाहिए या नहीं, क्या ये आपके इंटरेस्ट के साथ मैच करेगी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह बुक की समरी किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो नए ज़माने के बिजनेस मॉड्यूल को समझना चाहते हैं, वो जो कामयाब स्टार्टअप की कहानी पढ़ना चाहते हैं, ये और साथ ही साथ वो जो एक अन्य एंटरप्रेन्योर हैं। लेखक के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ब्रेंट स्टोन अमेरिका के एक जर्नलिस्ट हैं। वो एक बेस्ट सेलिंग लेखक भी हैं जो अपनी किताब द ओवरथिंकिंग स्टोर के लिए जाने जाते हैं। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? तो कितनी बार आपके माता पिता ने आपसे कहा है अजनबी लोगों के साथ गाड़ी में मत बैठो, अजनबी लोगों के पास मत जाओ। यह तो हम सुनते ही रहते हैं और सभी ने सुना भी होगा, लेकिन कुछ बागी लोगों को यह बातें समझ में नहीं आई और उन्होंने उबर और एयरबीएनबी जैसी कंपनी बना दी, जिनकी मदद से आप एक अजनबी की गाड़ी में बैठकर कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी देश में एक अजनबी के घर में रह सकते हैं। यह दो कंपनी अपने आप में नायाब है, क्योंकि यह सिर्फ कंपनी नहीं है बल्कि एक पूरा बिजनेस मॉडल है। इस किताब में हमें ये जानने को मिलता है कि यह बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। यह किताब हमें उबर और एयरबीएनबी की कामयाबी की कहानी सुनाती है। साथ ही यह हमें बिजनेस से जुड़ी नैतिकता के बारे में भी कुछ बातें बताती है। इसे पढ़कर आप क्या सीखेंगे? उबर और एयरबीएनबी की शुरुआत किस तरह से हुई थी? उबर और एयरबीएनबी को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा? बिजनेस में नैतिकता का होना क्यों ज़रूरी है? ये सब चीज़ें आप इस किताब में पढ़ पाएंगे। नए ज़माने के स्टार्टअप को हम स्टार्टअप नहीं बल्कि अपस्टार्ट्स कहते हैं। दुनिया में एक वक्त दो कंपनियां हैं जो कि बहुत कम समय में $1 बिलियन का बिजनेस करने लगी। यह दो कंपनी एयरबीएनबी और उबर, इन दो कंपनियों को यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, क्योंकि एक स्टार्टअप होने के बाद भी यह $1 बिलियन में पहुंचकर बड़ी कंपनियों से प्रतियोगिता करने लगी। इन दोनों कंपनियों की खास बात है कि दुनिया भर में फैले होने के बावजूद भी इनके पास खुद का कोई एसेट नहीं है। एयरबीएनबी देखने में दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी लगती है, लेकिन उसके पास भाड़े पर देने के लिए खुद का एक कमरा भी नहीं है। ठीक उसी तरह उबर देखने में दुनिया की सबसे बड़ी कार सर्विस कंपनी लगती है, लेकिन उसके पास खुद की एक भी टैक्सी या गाड़ी नहीं है। यह दोनों कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से ही इतनी जल्दी दुनिया भर में फैल गई। 2016 में एयरबीएनबी की कीमत $30 मिलियन थी और उबर की कीमत $68 बिलियन। एयरबीएनबी को अपनी तेज़ी से बढ़ने के लिए पैसा सिक्वोया कैपिटल नाम की एक वेंचर कैपिटल फर्म ने दिया था। सिक्वोया ने गूगल और व्हाट्सएप में भी पैसा लगाया है, लेकिन एयरबीएनबी से जो फ़ायदा उसे मिल रहे हैं उसके सामने गूगल और व्हाट्सएप से मिलने वाले फ़ायदे कुछ भी नहीं हैं। एयरबीएनबी और उबर की कामयाबी ने दुनिया के बिजनेस करने के तरीके को बदल कर रख दिया है। आने वाले सबक में हम इसके बारे में और जानेंगे। चाइना में कामयाबी ना हासिल करना पाने पर भी उबर ने बहुत सारे पैसे कमाए, जिससे उसे बढ़ने में मदद मिली। हम सभी के पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि हमें किसी अजनबी के साथ गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन उबर ने सालों से चली आ रही इस सलाह को ख़त्म कर दिया है। इसकी शुरुआत सैन फ्रांसिस्को में कैलानिक नाम के एक व्यक्ति ने एक कार सर्विस की तरह की थी। वहाँ पर उस समय बहुत कम कार चलती थी, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी। इसलिए उबर ने काम पर जाने वाले जवान लोगों के लिए यह कार सर्विस चालू की।
लोगों को उनकी यह सर्विस काफ़ी पसंद आई, क्योंकि उन्हें अपने घंटों सड़क पर खड़े होकर टैक्सी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। लेकिन अभी ये कामयाबी ज़्यादा समय तक नहीं रही। धीरे धीरे नकल करने वाले लोग भी मार्केट में उतर गए। उसमें से एक कंपनी थी लिफ्ट। उबर को लिफ्ट के आ जाने से खतरा महसूस हुआ और उसने तेज़ी से फैलकर मार्केट पर कब्जा करने का प्लान बनाया। उबर एक ऐप बहुत अच्छा था और इस वक्त उसके पास बहुत से ग्राहक थे। इस वजह से वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर पाई। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, उसने यूरोप में भी अपना कब्जा जमाया। लेकिन चाइना में उसे मुंह की खानी पड़ी। चाइना में उबर एक बार के लिए कामयाब हो गई थी, लेकिन बाद में एक चाइनीज़ कंपनी डीडी चूसिंग उभर कर आ गई। यह कंपनी की उबर की तरह ही लोगों को कार सर्विस दे रही थी और यह अचानक से 400 शहरों में फैल गई, जबकि उबर अब तक सिर्फ 100 शहरों तक ही सीमित थी। क्लानिक को लग गया कि यहाँ पर वे कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए क्लानिक ने अपने सारे ऑपरेशंस को दीदी चुंगसिंग को बेच दिया। इसके बाद में उन्हें दीदी चुंगसिंग में 17% का शेयर मिल गया। इसी 17% के शेयर से उन्होंने अरबों डॉलर कमाए और टेक कंपनियों के शहर में बहुत सारा नाम भी कमाया। इसके अलावा इससे मिलने वाले पैसे से उबर ने खुद को और ज़्यादा एक्सपेंड किया। एयरबीएनबी ने बहुत नीचे से शुरुआत की, लेकिन आज वो सबसे ऊपर है। अजनबी की गाड़ी में बैठना तो एक बार के लिए ठीक भी था, लेकिन किसी अजनबी के घर में रात बिताना यह तो बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता था। लेकिन एयरबीएनबी ने इस सलाह को भी ख़त्म कर दिया। एयरबीएनबी की शुरुआत तब हुई थी जब उसके फाउंडर ब्रॉन्स चेसिक एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके पास होटल में कमरा बुक करने भर के पैसे भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त को पैसे दिए और उसके घर में सोफे पर जाकर सो गए और वहीं पे अपनी रात बिताई। यहाँ पर एक दिमाग में उनके आइडिया आया। दुनिया भर में बहुत से लोग हैं जिनके घर में एक या उससे ज़्यादा कमरे खाली रहते हैं। अगर हर कोई इसी तरह उस कमरे को भाड़े पे दे दे तो टूरिस्ट को सस्ते में कमरे मिल जाएंगे और घर के मालिक को किराया। अगर हम किसी तरह से इन दोनों को जोड़ दें तो हम काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा जब टूरिस्ट किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वे वहाँ के कल्चर को समझ नहीं पाते। अगर वे वहाँ पे रहने वाले लोगों के घर में रहेंगे तो वे उस देश के लोगों के साथ मिलजुल पाएंगे और उनके यहाँ के कल्चर को समझ पाएंगे। इसी तरह से एयरबीएनबी ने अपना स्लोगन निकाला, जहाँ भी चाहिए घर जैसा महसूस कीजिए। समय के साथ एयरबीएनबी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में बदल गई। 2016 के अगस्त में दुनिया भर में लगभग 18 लाख लोग थे जो एयरबीएनबी के कमरों में रह रहे थे। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी मैरियट होटल ग्रुप के पास भी इतने लोगों के लिए जगह नहीं थी। एयरबीएनबी ने भी बहुत से रिकॉर्ड और नियम तोड़े। बहुत से लोग इस आइडिया को ट्राई नहीं कर रहे थे कि कोई भी किसी अजनबी को अपने घर में आने नहीं देगा। इसलिए बहुत से इन्वेस्टर्स का मानना था कि उनका यह आइडिया काम नहीं करेगा। लेकिन एयरबीएनबी ने इस बात को गलत साबित कर दिया। एक कंपनी को कामयाब होने के बाद भी अपने मकसद को नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं एक आदमी के चरित्र की परीक्षा तब नहीं होती जब उसके पास कुछ ना हो, उसके चरित्र की परीक्षा तब होती है जब उसके पास सब कुछ हो। जब कंपनियां शुरू होती हैं तब उनके फाउंडर्स दुनिया बदलने का ख्वाब लेकर मार्केट में उतरते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो कामयाब होते हैं वो पैसा और पावर के पीछे भागने लगते हैं और अपने मकसद से भटक जाते हैं। शुरुआती दिनों में एयरबीएनबी का सामना सोमवार ब्रदर्स से हुआ था, जो कि ओरिजिनल कंपनी के ऐप की नकल करते थे और फिर मार्केट में जाकर उनसे ही प्रतियोगिता करने लगते थे। लेकिन एयरबीएनबी उनके झांसे में नहीं फंसे। उनसे अपने ऐप को लाजवाब बनाने की पूरी कोशिश की, जिससे उनकी नकल कर पाना नामुमकिन हो गया। सैमवर्स का नकली ऐप
विंडो उसके सामने टिक नहीं पाया। इसके अलावा एयरबीएनबी ने अपने कर्मचारियों को काम करने के लिए एक अच्छा माहौल भी दिया। वे हर किसी से सलाह लेते थे और अपने हर कर्मचारी को महत्व देते थे। लेकिन एयरबीएनबी को अब भी सैम वर्ड्स से खतरा हो सकता था, इसलिए उन्हें यह सारे काम करते रहने चाहिए। दूसरी तरफ उबर अपने ड्राइवर के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता है। वो उन्हें यूनियन बनाने नहीं देता या फिर अच्छे माहौल में काम करने की सुविधा नहीं देता। इससे यह साफ देखने को मिलता है कि उबर अपने मकसद से भटक रहा है। इन दोनों कंपनियों के हाथ में आज जितनी ताकत है, उससे यह आने वाली पीढ़ियों के बिजनेस करने और सोचने के तरीकों को बदल कर रख सकती है। लेकिन यह भी तभी हो पाएगा जब वो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करें। अगर वे भी पैसा और पावर की दौड़ में शामिल हो जाएंगे तो भविष्य का सुनहरा हो पाना मुश्किल है। हमें अब तक यह नहीं पता है कि क्लॉनिक और ब्रायल आने वाले वक्त में क्या करेंगे। बस उम्मीद की जा सकती है कि वे अपनी ताकत का इस्तेमाल सही कामों के लिए करें। एयरबीएनबी और उबर दोनों ही कंपनियों ने टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली है। खुद के एसेट्स ना रखकर भी उन्होंने दुनिया भर के लोगों के एसेट्स का इस्तेमाल करके उन्हें एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन क्या वे अपने इस ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे? यह तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये बुक समरी द अपस्टार्स आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये बुक अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको दे देंगे। आप उससे वहाँ से बाय कर सकते हैं और इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नई किताब के साथ।